बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेज़ल्स के हवाले से, यानी खसरे के हवाले से। खसरा होता क्या है, उसके पीछे क्या वजूहात होती है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसका अगर बैकग्राउंड आपने समझना है तो उसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियोस भी मिलेंगी और आपको गूगल में जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स भी मिलेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम मेज़ल्स के जो मोटी मोटी चीज़ें होती है, जो मोटे मोटे बातें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि मेज़ल्स का इलाज कैसे किया जाता है। ऐन वक्त पे अगर इसका इलाज ना किया जाए तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, मेज़ल्स की वैक्सीनेशन कब करानी चाहिए, क्यों करानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेज़ल्स या इसको उर्दू में खसरा कहा जाता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम है मेज़ल्स वायरस। याद रखिए, ये जो वायरस है ये अमूमन सर्दियों के सीज़न में, जैसे कि नवंबर, दिसंबर या इवन जनवरी और फरवरी के जो सीज़न होते हैं, इन महीनों में जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ये जो मेज़ल वायरस होता है ये किसी भी एज को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन इसकी जो टिपिकल एज होती है वो आपको अमूमन 6 महीनों से लेकर 5 साल की उम्र होती है। याद रखें, जो बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से कम होती है उसमें मेज़ल्स नहीं देखने को मिलता। बाज़ बुक्स ये कहती होती है कि जी 4 महीने जो है वो एज दी हुई है कि 4 महीनों से कम उम्र के बच्चों में मेज़ल्स नहीं होता, लेकिन ये देखा गया है कि अप टू 6 मंथ तक मेज़ल्स नहीं देखने को मिलता है। 6 महीनों से लेकर ऊपर की जितनी भी एज आती है अप टू 5 ईयर्स, उस एज में ये मेज़ल्स वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मेज़ल्स के हवाले से, खसरे के हवाले से ये भी है कि अगर कोई अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है तो वो किसी भी एज में उसको मेज़ल्स हो सकता है। उसके लिए ये शराइत नहीं रखी गई है कि 6 महीनों से लेकर 5 साल, वो किसी भी एज में हो सकता है। 6 साल में भी हो सकता है, 7वें साल में भी हो सकता है। तो अगर अनवैक्सीनेटेड है, उसने अपनी जो मेज़ल्स के जो हिफाजती टीके होते हैं अगर वो नहीं लगाए हैं, तो किसी भी एज में ये जो मेज़ल्स वायरस है ये इफ़ेक्ट कर सकता है। जो मेज़ल वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि अगर किसी को ये वायरस अटैक करता है तो उस अटैक से लेकर जो सिम्पटम्स है, जो अलामत तक का ज़ाहिर होना है, उस तक का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये मेज़ल्स का 10 से 15 दिन होता है। बाज़ लोगों में 10 दिनों में ये अपीयर होने लगते हैं, बाज़ लोगों में ये 15 दिनों में अपीयर होता है। याद रखिए, जो मेज़ल्स के जो बच्चे होते हैं, जब किसी को ये खसरा लग जाता है तो उसमें जब हम एक बच्चे को देख रहे होते हैं तो उसके पीछे 2 अहम वजूहात देखने को मिलती। पहली वजह तो ये होती है कि या तो वो बच्चा अनवैक्सीनेटेड होता है कि उसने अपने जो मेज़ल्स के जो खसरे के हिफाजती टीके हैं वो नहीं लगाए हुए होते, और दूसरी जो वजह देखने को मिलती है वो कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिलती है कि वो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रख रहा है जो कि जॉइंट फैमिली है, जहाँ पे अगर किसी एक को मेज़ल्स हुआ है, खसरा हुआ है, तो दूसरा इजीली उसके कांटेक्ट में आ सकता है। जो मेज़ल्स है वो फैलता कैसे है, तो वो ड्रॉपलेट सिक्रीशन के ज़रिए भी फैलता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल रहा होता है। तो याद रखें, इसकी जो वैक्सीनेशन होती है मेज़ल्स की, उसके 2 अहम डोजेज़ होते हैं। एक जो कि आपको 9th मंथ में, यानी जो उम्र का जो 9वां महीना होता है उसमें लगती है, और जब ये 9th मंथ में जो वैक्सीनेशन होती है मेज़ल्स की, जो पहली डोज लगती है, ये 80% जो है वो प्रोटेक्शन देता है मेज़ल्स वायरस से। और जो दूसरा डोज होता है वो 15th मंथ में लगता है, 15वां महीने में लगता है, जिसके लगने के बाद 98% बच्चा महफूज होता है मेज़ल्स से। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो वैक्सीनेशन करवाया था, उसके बाद भी उसको खसरा हुआ है, मेज़ल हुआ है बच्चे को, तो फिर वैक्सीनेशन क्यों कराए हम, और इस वजह से वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा पहली डोज जब आप लगाते हैं तो उससे 80% प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन जो 20% है वो फिर भी रह जाती है। तो अगर किसी को पहले डोज के बाद जो मेज़ल्स है अगर वो हुआ है तो वो इस 20% का जो एज है, जो मार्जिन है, उस वजह से हुआ होगा। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जब सेकंड डोज आप लगाते हैं जो कि 15वें महीने में लगती है, तो वो 98% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी 2% रहती है। अगर किसी को रियरली, क्योंकि रियरली ये होता है सेकंड डोज के बाद अगर किसी को मेज़ल हो तो वो सिर्फ इस 2% के एज की वजह से डेवलप हुआ होगा। अब एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि बाद लोग ये कहते हैं कि जी हम वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं मेज़ल्स की, उसकी वजह यह है कि बच्चे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। वजह क्या होती है, क्योंकि ये देखा गया है जब भी आप किसी भी तरह की वैक्सीनेशन कराते हैं, चाहे मेज़ल्स की कराते हैं या किसी भी और डिजीज़ की कराते हैं, किसी भी और इन्फेक्शन की कराते हैं, तो उसके बाद बच्चों को जो है वो फीवर हो जाता है, टेम्परेचर आ जाता है,
बुखार लगता है जो कि काफ़ी दिनों तक रहता है, उतरता नहीं है, तो लोग ये समझते हैं कि वो वैक्सीन जो है, वो जो टीका लगाया गया है हिफाजती टीका, उससे ये बच्चा ख़राब हुआ है। तो याद रखें, जब भी किसी को वैक्सीनेशन होती है, किसी भी तरह की वैक्सीनेशन होती है, तो उस वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस शो करती है फीवर। अगर एक बच्चे को आपने वैक्सीन लगाया, उसके बाद उसको बुखार हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये वैक्सीन अच्छी है, ठीक वैक्सीन है। और अच्छी वैक्सीन का, ठीक वैक्सीन का होना, इफेक्टिव वैक्सीन का होना, ये टेम्परेचर इंडिकेट करेगा उस बच्चे में अगर बुखार हुआ हो। तो आपने लाजमी वैक्सीनेशन करानी है मेजल्स की, जो कि 9th मंथ और 15th मंथ में होती है। अब बात करते हैं इसके अलामात के हवाले से कि अगर किसी को मेजल्स होता है, खसरा होता है, तो उसमें क्या अलामात होते हैं। देखिए जी, जब भी किसी को मेजल्स होगा तो शुरू में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी बच्चे को बुखार होता है, साथ खांसी होती है, ज़ुकाम लगता है, ये कुछ एक अलामात होते हैं। लेकिन जो वक्त गुजरता है तो ये फिर मेजल्स जो है वो आंखों को इफ़ेक्ट करने लगता है, और जिसकी वजह से आंखें रेड हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, फिर ये आपको के जो मुंह है उसको इफ़ेक्ट कर रहा होता है कि बच्चे की, जिसको हम ओरल थ्रश कहते हैं। इसी तरह फिर जो है वो रैशेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, दाने निकलने शुरू होते हैं, जो कि पहले तो आपके चेहरे के ऊपर निकलते हैं और उसके बाद आपके कान के पीछे निकलते हैं। यानी पहले जो रैशेस होते हैं वो आपके चेहरे और कान के पीछे आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद फिर आपके ट्रंक के हिस्से पे आता है, उसके बाद एब्डोमेन में चला जाता है, और फिर होते होते धीरे धीरे फीट की तरफ चला जाता है। तो रैशेस कुछ इस तरह से इसमें डेवलप हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्पॉट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें याद रखें, मेजल्स जो है ना वो खुद इतना ख़तरनाक नहीं होता। हमें देखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है कि जी किसी को खसरा हुआ था, उसके बाद उसकी डेथ हुई है। आजकल आउटब्रेक है इस सीज़न में, ये जो जनवरी का मंथ है इसमें आउटब्रेक हो गया है पाकिस्तान में, इसका आउटब्रेक बन गया है। बहुत सारे मेजल्स की केसेस को देखने को मिलते हैं, हम डेली तकरीबन 5 से 6 केसेस मेजल्स के देख रहे होते हैं, और जिसमें बहुत सारी अमवात भी वाक़या हो जाती है। अब ये जो अमवात वाक़या होती है वो मेजल्स की वजह से ही होती है। मेजल खुद ख़तरनाक नहीं है, मेजल से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, जो पेचीदगियाँ देखने को मिलती है, वो बड़ी ख़तरनाक है, जिसमें से नमूनिया हो सकता है। अगर बच्चे की डेथ होती है तो उसके पीछे मेजल्स के बाद जो नमूनिया डेवलप होता है वो बनती है। अगर बच्चे की डेथ होती है तो उसके पीछे मेजल्स के बाद जो मायोकार्डाइटिस होता है, जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उस वजह से डेथ हो जाती है। इसी तरह ब्रेन को ये इफेक्ट कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है, अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जो खसरा है वो क्या क्या नुकसान दे सकता है, तो वो आपके हेड टू टो किसी भी सिस्टम को ये इफेक्ट कर सकता है। आपके दिमाग को इफेक्ट करके ब्रेन के इनकेफेलाइटिस कर देता है, आपके कानों को इफेक्ट करके ओटाइटिस मीडिया कर देता है, आपके आंखों को इफेक्ट करके कंजक्टिवाइटिस कर देता है, आपके मुंह को इफेक्ट करके ओरल थ्रश कर देता है, लंग्स को, फेफड़ों को इफेक्ट करके नमूनिया कर देता है, जो कि जॉइंट सेल नमूनिया होता है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का नमूनिया होता है। और बहुत सारे केसेस में ये देखे गए हैं कि अगर 80% मेजल्स की वजह से किसी में डेथ हुए हैं, अमवात वाक़े हुए हैं, तो वो जॉइंट सेल नमूनिया है। मेजल्स के बाद जो नमूनिया हो जाता है वो है। इसी तरह आपके GIT को इफेक्ट करके ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर देता है, डायरिया कर देता है, हार्ट को इफेक्ट करके मायोकार्डाइटिस कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मेजल्स है, ये जो खसरा है, वो जिस्म के किसी भी हिस्से को इफेक्ट कर सकता है। मेजल्स खुद ख़तरनाक नहीं है, उससे जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है वो बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए आपने इसकी वैक्सीनेशन लाजमी लेनी होती है। देखिए, जब तक किसी के घर में इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आते, तब तक हम इसको जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं कि जी वैक्सीन कौन लगाता है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। मेजल्स सेल्फ लिमिटिंग है, वायरल इन्फेक्शन है, खुद ब खुद अपना जितना उसका टाइम है, जितना ड्यूरेशन है, वो पूरा किए बगैर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसका जितना टाइम है वो टाइम लेगा, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके बाद ये फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इसके टाइम को आप कभी भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना उसने टाइम लेना होता है वो लेगा, और उसके बाद क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जब भी मेजल का पेशेंट आपके पास आता है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हुई हो। या तो उसमें कंजक्टिवाइटिस डेवलप हुआ होगा, या तो उसमें ओटाइटिस मीडिया डेवलप हुआ होगा, या तो उसमें ओरल थ्रश डेवलप हुआ होगा, या उसमें नमूनिया हुआ होगा, या उसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ होगा। यानी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ इस तरह के मरीज़ आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर होती है, हम कुछ इस तरह से स्टार्ट कर रहे होते हैं कि अगर पेशेंट को सीवियर किस्म की चेस्ट कंजेशन है, यानी नमूनिया की तरफ वो जा रहा है, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की तरफ वो जा रहा है, या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो हम अगर इंजेक्टेबल्स की नीड हो तो हम वहाँ पे सेफ्ट्रियाक्सोन जो इंजेक्शन होता है वो हम देते हैं।
पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है तो हम उसमें फ्लूइड्स देते हैं, रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन में से कोई भी हम लगाते हैं, वो वेट के बेस पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है तो हम इसमें 80 ml पर kg के हिसाब से देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं है तो 50 ml पर kg के हिसाब से देते हैं। ये ठोस चीज़ें हैं जो कि आपने समझनी है। इस तरह सेफ्ट्रियाक्सोन की जब हम बात करते हैं उसका जो है वो बड़ा आसान डोज होता है, 50 to 75 mg पर kg के हिसाब से जितना बनता है वो आपने देना होता है अगर इंजेक्टेबल्स आपने देने। और अगर इंजेक्टेबल्स की नीड नहीं है तो फिर आप ओरल में एंटीबायोटिक्स जो है, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाना है तो उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन में से कोई देख सकते हैं। अगमेंटिन को आपने अवॉइड करना होता है क्योंकि वो फिर डायरिया कर देता है, तो अगमेंटिन आपने मेजल्स में नहीं देना क्योंकि पहले से वो जो पेशेंट्स होते हैं दे आर प्रोन टू एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो इस वजह से अगमेंटिन को आपने अवॉइड करना है। क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्रिप्शन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि आइज़ अफेक्टेड बहुत ज़्यादा होती है, यूजुअली बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, तो हम टोब्रामाइसिन के आई ड्रॉप्स देते हैं। ओरल थ्रश के लिए हम डेक्ट्रेरिन या सुमोजेल या नेलस्टेट के ड्रॉप्स हम दे रहे होते हैं। इस तरह के पेशेंट्स क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हम विटामिन ए के कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एक कैप्सूल स्ट्रेट में देते हैं और एक कैप्सूल हम 14 दिन बाद दे रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है। याद रखें, बाज़ डॉक्टर्स ब्रोफिन भी दे सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें। अगर कैल्पोल से काम बन सकता है क्योंकि फ्योर होता है तो आपने कैल्पोल यानी पैरासीटामोल देना होता है, तो आप ब्रोफिन को अवॉइड करें। याद रखें, स्टेरॉइड आपने बिल्कुल नहीं देना, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेजल्स, तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो ये सारी बातें थी मेजल्स के हवाले से, अहम बातें थी, बड़ी बातें थी, मोटी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।